हेलो स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में अपन ने बात किया था केसीएल लॉ के बारे में, किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ के अकॉर्डिंग अपन ने बोला था कि किसी भी नोड के ऊपर अलजेब्रिक सम ऑफ करंट इज इक्वल टू जीरो, या फिर नोड के ऊपर इनकमिंग करंट का सम आउटगोइंग करंट के इक्वल होता है। जहाँ से अपन ने बोला था कि समेशन आई इज इक्वल टू जीरो, और केसीएल लॉ के अकॉर्डिंग अपन किसी भी नेटवर्क या फिर किसी भी सर्किट में अननोन करंट का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद अपन ने बोला था कि किरचॉफ्स करंट लॉ जो है वो आपका चार्ज कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है। किरचॉफ्स करंट लॉ चार्ज कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है। फिर इसके बाद में अभी बात करेंगे अपन किरचॉफ्स सेकंड लॉ, या फिर इसी को किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और शॉर्ट में जिसको केवीएल लॉ कहा जाता है। इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे अपन तो इसमें कोई भी आपका क्लोज्ड सर्किट, और उस क्लोज्ड सर्किट को अपन क्लोज्ड लूप भी बोलते हैं। किसी भी क्लोज्ड लूप के अंदर करंट और उससे रिलेटेड रेजिस्टेंस के गुणनफल का अलजेब्रिक सम उस लूप में प्रेजेंट टोटल ईएमएफ के अलजेब्रिक सम के इक्वल होता है। यहाँ पे बोल रहे हैं अपन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अलजेब्रिक sum of product of current and its related resistance is equal to algebraic sum of EMF present in closed loop या फिर क्लोज्ड सर्किट। केवीएल लॉ के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं अपन किसी भी लूप या फिर किसी भी सर्किट में करंट और उससे रिलेटेड रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट का अलजेब्रिक सम उस सर्किट में प्रेजेंट ईएमएफ के अलजेब्रिक सम के इक्वल होता है। यहाँ से इसको मैथमेटिकल फॉर्म में अगर लिखें तो प्रोडक्ट ऑफ आई एंड आर, तो आई और आर का प्रोडक्ट अलजेब्रिक सम के लिए लिख रहे हैं अपन समेशन आई आर इज इक्वल टू कितना अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ। तो ये हो गया आपका मैथमेटिकल स्टेटमेंट, समेशन आई आर इज इक्वल टू समेशन ई। अब इस केवीएल लॉ के अकॉर्डिंग अगर बात करें अपन तो अलजेब्रिक सम बोल रहे हैं, अलजेब्रिक सम में पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दोनों लेके चलने पड़ते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव साइन की अगर बात करें तो क्लोज्ड लूप के अंदर लूप का डायरेक्शन खुद को मानना पड़ेगा। क्लोज्ड लूप का डायरेक्शन जो है उसको अपनी मर्जी से मान सकते हैं। और यहाँ से आपको 3-4 पॉइंट ध्यान में रखने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर करंट का डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन में हो तो आई और आर के प्रोडक्ट को पॉजिटिव में, करंट का डायरेक्शन लूप के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो आई और आर का प्रोडक्ट नेगेटिव में। यदि अपना लूप का डायरेक्शन सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर हो तो सेल का ईएमएफ पॉजिटिव में, और लूप का डायरेक्शन यदि किस में हो सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर तो सेल का ईएमएफ नेगेटिव में लिखेंगे। यहाँ पे मैं नोट डाल के लिख रहा हूँ, तो इन चारों पॉइंट को ध्यान में रखना। ये पॉइंट था आपका फर्स्ट पॉइंट, इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ लूप। अगर करंट का डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन में हो तो आई और आर के प्रोडक्ट को लिखना है पॉजिटिव में। फिर इसके बाद में दूसरी बात अगर करें, इफ डायरेक्शन ऑफ करंट is in the opposite direction of loop,
लूप के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन हो तो आई और आर के प्रोडक्ट को नेगेटिव में लिखेंगे। फिर इसके बाद में तीसरी अगर बात करें अपन कि इफ डायरेक्शन ऑफ लूप इज नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल, देन ईएमएफ जो है सेल का उसको पुट करेंगे पॉजिटिव में। यदि लूप का डायरेक्शन सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर हो तो ईएमएफ को लिखना अपन को डिनोट करना है पॉजिटिव में। फिर इसके बाद में लास्ट पॉइंट बोल रहे हैं अपन इफ डायरेक्शन ऑफ लूप इज पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल, तो इस कंडीशन में ईएमएफ जो है सेल का उसको डिनोट करना है नेगेटिव। इन चारों बात को ध्यान में रखना, और ये भी ध्यान में रखना आप लोग कि क्लोज्ड लूप या फिर क्लोज्ड सर्किट में लूप का डायरेक्शन अपनी मर्जी से किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं अपन यदि करंट का डायरेक्शन लूप के अंदर करंट का डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन में हो तो आई और आर के प्रोडक्ट को पॉजिटिव में, करंट का डायरेक्शन लूप के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो आई और आर के प्रोडक्ट को नेगेटिव में। फिर इसके बाद में यदि लूप का डायरेक्शन सेल की नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर हो तो सेल का ईएमएफ पॉजिटिव में, और उसके बाद में यदि लूप का डायरेक्शन सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर हो तो सेल का ईएमएफ नेगेटिव में लिखेंगे। जैसे एग्जांपल बोले एक सर्किट बनाए उसके अकॉर्डिंग अपन इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे ये है आपका एक नेटवर्क, इस नेटवर्क के अंदर सबसे पहले अपन को चेक करना है कि इसके अंदर टोटल क्लोज्ड लूप कितने हैं। फिर बाद में इस सर्किट में बोल रहा है आपको कि ये आपका सेल जिसका ईएमएफ E1, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R1, सेल E2 इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2, और ये है आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। सेल E1 से करंट फ्लो हो रहा है I1, सेल E2 से करंट फ्लो हो रहा है आपका I2। अगर इसमें बात करें तो ये I1 आपका आएगा यहाँ तक, तो ये I1 आ रहा है इधर, I2 आ रहा है इधर, इस पॉइंट पर दोनों मिलके इधर आएगा, टोटल करंट हो जाएगा I1 प्लस I2। यही करंट आगे जाएगा I1 प्लस I2, और यही करंट यहाँ तक आगे जाएगा I1 प्लस I2, और इस पॉइंट के ऊपर आके डिवाइड होएगा। इस ब्रांच में जितना करंट है उतना इधर निकल जाएगा, I2 अगर है तो यहाँ पर कितना I2, और बाकी बच गया वो करंट आगे निकलेगा आपका I1। अब इसमें चेक करते हैं कि टोटल क्लोज्ड लूप कितने हैं। क्लोज्ड लूप की बात करें तो एक क्लोज्ड लूप आपका ये वाला और एक क्लोज्ड लूप है आपका नीचे वाला, टोटल 2 क्लोज्ड लूप हैं। और क्लोज्ड लूप का डायरेक्शन खुद की मर्जी से मान सकते हैं। अगर क्लोज्ड लूप का डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन अगर बोलें तो मान के चल रहे हैं कि इस क्लोज्ड लूप का डायरेक्शन इस तरीके से है, जिसको लूप नंबर फर्स्ट बोल रहे हैं। सेकंड लूप की अगर बात करें तो सेकंड लूप में लूप का डायरेक्शन इस तरीके से मान लिया अपन ने, इसको लूप नंबर सेकंड बोल दिया। लूप नंबर फर्स्ट और लूप नंबर सेकंड दोनों के अंदर केवीएल लॉ अप्लाई करेंगे। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं फॉर लूप फर्स्ट अप्लाई केवीएल अप्लाई करें तो आई और आर के प्रोडक्ट का अल्जेब्रिक सम इज इक्वल टू अल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ प्रेजेंट इन क्लोज्ड लूप। इसके अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो इस लूप की टोटल 4 ब्रांच, एक ब्रांच, ये दूसरा ब्रांच, ये तीसरा ब्रांच और ये चौथा ब्रांच अगर इसकी बात करें तो इसमें करंट है आपका I1 और इससे रिलेटेड इस I1 से रिलेटेड रेजिस्टेंस है आपका R1। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया, प्रोडक्ट I1 R1। अब ये पॉजिटिव में लिखे हैं फिर नेगेटिव में, तो चेक करते हैं एक बार कि करंट का डायरेक्शन इधर है और लूप का डायरेक्शन भी इधर है। करंट और लूप दोनों का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में अगर है तो I और R के गुणनफल को पॉजिटिव में लिखेंगे, तो I1 R1। फिर बाद में इस ब्रांच की बात करें तो इस ब्रांच में रेजिस्टेंस नहीं है तो प्रोडक्ट 0 आएगा। फिर बाद में इस ब्रांच की अगर बात करें तो इस ब्रांच में करंट है आपका I2, रिलेटेड रेजिस्टेंस आपका R2, तो I2 R2 पॉजिटिव में लिखे हैं फिर नेगेटिव में। तो चेक करते हैं कि करंट का लूप का डायरेक्शन आपका इस डायरेक्शन में,
लूप का डायरेक्शन इधर और करंट I2 का डायरेक्शन जो है वो इस साइड में, लूप का डायरेक्शन इस साइड में, करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर है तो इस प्रोडक्ट को लिखेंगे अपन नेगेटिव में। फिर इसके बाद में इस ब्रांच की बात करें तो इस ब्रांच में रेजिस्टेंस नहीं है तो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट जीरो आएगा। यहाँ पे अगर बात करें कि ईएमएफ कि इस लूप के अंदर टोटल ईएमएफ कितने हैं, तो एक तो E1 और एक E2, और अपन ने बोला था कि अगर लूप का डायरेक्शन सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर हो तो ईएमएफ पॉजिटिव में, और सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर अगर हो तो ईएमएफ को नेगेटिव में लिखेंगे। यहाँ पे चेक कर रहे हैं E1 के लिए, E1 के लिए अगर बोले तो लूप का डायरेक्शन इस तरीके से, लूप का डायरेक्शन जा रहा है आपका नेगेटिव से पॉजिटिव, तो सेल E1 के ईएमएफ को लिखा अपन ने पॉजिटिव में। बात करें अगर इसकी E2 के लिए तो लूप का डायरेक्शन इधर पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो इसको लिखेंगे अपन माइनस में E2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर इसके बाद में बात करते हैं कि लूप नंबर 2 की, लूप नंबर 2 में केवीएल लॉ अप्लाई करेंगे। यहाँ पे लिख रहे हैं अपन फॉर लूप 2, लूप नंबर सेकंड में अप्लाई केवीएल। यहां से अगर चेक करें तो लूप नंबर 2 का एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये और एक ब्रांच ये। अगर इस ब्रांच की बात करें तो इस ब्रांच में करंट फ्लो और आपका I2, रिलेटेड रेजिस्टेंस आपका R2, तो प्रोडक्ट ऑफ I2 एंड R2, तो यहाँ पे लिख रहे हैं अपन I2 R2, पॉजिटिव में लिखे हैं फिर नेगेटिव में, तो I2 करंट इस डायरेक्शन में है और लूप का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इस प्रोडक्ट को पॉजिटिव में लिखेंगे। फिर इसके बाद में इस ब्रांच में रेजिस्टेंस नहीं है तो छोड़ दो। इस ब्रांच की अगर बात करें तो इस ब्रांच में करंट कितना I1 प्लस I2, रेजिस्टेंस आपका R, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना I1 प्लस I2 और ये R प्लस में लिखेंगे या फिर माइनस में, तो लूप का डायरेक्शन आपका इधर है और करंट का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में, तो दोनों के प्रोडक्ट को पॉजिटिव में लिखेंगे। फिर इसके बाद में बात करें अगर इस ब्रांच की इसमें रेजिस्टेंस नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। बच गया आपका ईएमएफ की बात करें तो इस लूप के अंदर केवल एक ईएमएफ प्रेजेंट आपका E2, और E2 के लिए अगर चेक करें तो लूप का डायरेक्शन आपका इस तरीके से अगर है, मतलब सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर आ रहा है, सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर अगर आएगा तो इस कंडीशन में अपन लिखेंगे सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर अगर लूप का डायरेक्शन है तो यहाँ पे लिखना आपको कि सेल का ईएमएफ पॉजिटिव में, इक्वेशन नंबर 2। इस तरीके से इक्वेशन लिखने के बाद में अपन इस सर्किट या फिर इस नेटवर्क के हर एक ब्रांच में करंट का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं, उसके अंदर पूरा क्लियर हो जाएगा। और इस न्यूमेरिकल के अंदर अगर बात करें तो न्यूमेरिकल में बोल रखा है आपको कि एक सेल है आपका जिसका ईएमएफ 14 वोल्ट, फिर इसके बाद में दूसरा सेल आपका जिसका ईएमएफ 10 वोल्ट, ये रेजिस्टेंस 4 ओम, ये रेजिस्टेंस 6 ओम, ये रेजिस्टेंस है आपका 2 ओम। इस सेल से करंट फ्लो और आपका I2 और इस सेल से करंट फ्लो और आपका I1। यहाँ से अगर बात करें कि अपन को हर एक ब्रांच में करंट का वैल्यू कैलकुलेट करना है, हर एक ब्रांच में अगर कैलकुलेट करें करंट का वैल्यू तो यहाँ से एक बार चेक करना कि करंट I2 आ रहा आपका इस साइड में, करंट I1 है इस साइड में, ये I2 इधर से I1, तो टोटल ये कितना हो जाएगा I3 का वैल्यू I1 प्लस I2 के इक्वल हो जाएगा। I1 प्लस I2 के इक्वल अगर हो गया तो यही करंट जाएगा आगे इसमें I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, और फिर बाद में ये करंट आगे जाएगा आपका I1 और प्लस में कितना I2। ये करंट अगर आगे जा रहा है तो यहाँ पे ये करंट I1 प्लस I2 इस पॉइंट के ऊपर आके I2 तो निकल गया आपका आगे और बाकी बच गया आपका I1 चल जाएगा इस साइड में। अब यहाँ पे दो लूप की अगर बात करें तो लूप कौन कौन सा आएगा, लूप आएगा आपका एक तो ये वाला, इस लूप का डायरेक्शन अगर शो करें अपन तो लूप का डायरेक्शन लूप नंबर ये फर्स्ट, और इस लूप के लिए अगर बात करें तो ये हो गया आपका लूप नंबर सेकंड। लूप नंबर फर्स्ट और लूप नंबर सेकंड के अंदर केवीएल लॉ अप्लाई करेंगे, और अकॉर्डिंग टू केवीएल लॉ यू नो दैट किसी भी क्लोज्ड सर्किट के अंदर प्रोडक्ट अल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड इट्स रिलेटेड रेजिस्टेंस is equal to algebraic sum of EMF present in this closed loop। तो इस लूप के इस अलग अलग लूप में केवीएल लॉ अप्लाई करने पर अपन को दो इक्वेशन मिलेगा, उस इक्वेशन से अपन को कैलकुलेट करना है। बात करते हैं अपन लूप नंबर फर्स्ट में, यहाँ पे बोल रहे हैं अपन लूप नंबर फर्स्ट की अगर बात करें तो लूप नंबर फर्स्ट में करंट ब्रांच अगर ये देखें तो इस ब्रांच में करंट I2 लेकिन इसमें रेजिस्टेंस नहीं है, तो प्रोडक्ट कितना आएगा 0,
अगर इस ब्रांच में बात करें तो इस ब्रांच में भी रेजिस्टेंस नहीं है तो प्रोडक्ट 0। इस ब्रांच की अगर बात करें तो इस ब्रांच के अंदर करंट I1 और इससे रिलेटेड रेजिस्टेंस आपका 6 ओम, तो इन दोनों का गुणनफल 6 और इंटू में कितना हो गया I1। लूप का डायरेक्शन इस साइड में और करंट भी इसी साइड में, दोनों सेम डायरेक्शन में अगर है तो यहाँ से बोल के चलेंगे अपन 6 इंटू I1 को पॉजिटिव में लिखेंगे। फिर इसके बाद में बात कर रहे हैं अपन कि इस ब्रांच की, तो इस ब्रांच में करंट का वैल्यू I2 रिलेटेड रेजिस्टेंस 4 ओम, दोनों का प्रोडक्ट कितना, दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा आपका 4I2। लूप का डायरेक्शन इस साइड में और करंट आपका ऑपोजिट, लूप आ रहा है इस साइड में, करंट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों का प्रोडक्ट माइनस में। फिर इसके बाद में बोलेंगे कि इसमें प्रेजेंट ईएमएफ कितना, ईएमएफ आपका 14 वोल्ट और ईएमएफ आपका 10 वोल्ट। 14 वोल्ट के लिए अगर बात करें तो लूप का डायरेक्शन किधर है, लूप का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर अगर है तो 14 वोल्ट को लिखेंगे अपन पॉजिटिव में। इसकी अगर बात करें तो लूप का डायरेक्शन इस सेल के लिए नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर अगर है तो इसको भी लिखेंगे प्लस में। टोटल हो गया आपका 6I1 माइनस 4I2 इज इक्वल टू 24। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर इसके बाद में लूप नंबर सेकंड की अगर बात करें तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, लूप सेकंड की अगर बात करें तो लूप नंबर सेकंड में इस ब्रांच में करंट है आपका I1 रिलेटेड रेजिस्टेंस 6 ओम, तो दोनों का प्रोडक्ट 6 इंटू I1, दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया 6 इंटू I1। अब लूप का डायरेक्शन आपका इस डायरेक्शन में इधर और करंट है आपका इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों का प्रोडक्ट लिखेंगे माइनस में। फिर इसके बाद में अगर बात करें तो इस ब्रांच में रेजिस्टेंस नहीं है तो प्रोडक्ट 0 आएगा। फिर बाद में इस ब्रांच में टोटल करंट I1 प्लस I2 रिलेटेड रेजिस्टेंस कितना 2 ओम, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना I1 प्लस I2 और रेजिस्टेंस है 2, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया। लूप का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में और करंट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस में लिखेंगे। फिर इसके बाद में इस ब्रांच में रेजिस्टेंस नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। ईएमएफ की अगर बात करें तो ईएमएफ के लिए बोल रहे हैं अपन कि लूप का डायरेक्शन आपका इधर है, जो सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर अगर जाएगा तो सेल के ईएमएफ को पुट करना अपन को नेगेटिव में, तो ये माइनस का 10। इसको अगर कैलकुलेट करें तो माइनस 6I1, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2I1, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2I2 इज इक्वल टू माइनस 10। पूरा कैलकुलेट करें तो 6 और 2 कितना हो गया 8I1 माइनस 2I2 इज इक्वल टू माइनस 10। ये माइनस कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे तो बचेगा आपका 8I1 और प्लस में 2I2 इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट अगर करेंगे तो ये आएगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट में प्लस करना है इक्वेशन नंबर सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसमें प्लस करना है अपन को इक्वेशन नंबर सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो आपका ये वाला 6I1 माइनस 4I2 इज इक्वल टू 24। इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने पर 16I1, ये हो जाएगा आपका प्लस 4I2 और ये हो जाएगा आपका 20। कैलकुलेट अगर करें दोनों को प्लस करना है तो ये कैंसिल आउट, ये बच गया आपका 22I1 इज इक्वल टू 44 और I1 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 2 एम्पियर। इस I1 का वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करके I2 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से बोल के चल रहे हैं अपन कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट 6, तो ये 6, I1 का वैल्यू कितना 2, तो ये 2 माइनस 4 इंटू I2 इज इक्वल टू कितना है 24, तो ये 24। इसको इस साइड में कर लो, इसको इधर, कितना बच गया, ये हो गया आपका 12 माइनस का आएगा 24 इज इक्वल टू 4I2, ये बच गया आपका माइनस का 24 इज इक्वल टू 4I2, ये बच गया माइनस का 12। कैलकुलेट करेंगे तो I2 का वैल्यू आएगा माइनस का 3 एम्पियर। I2 का वैल्यू कितना आ गया माइनस का 3 एम्पियर। फिर इसके बाद में कैलकुलेट करना अपन को I3 का वैल्यू, और I3 के वैल्यू को लिए पता अपन को कि I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I3 इज इक्वल टू I1 का वैल्यू कैलकुलेट किया था 2 एम्पियर और यहाँ पे प्लस माइनस करके लिख रहे हैं अपन माइनस का 3 एम्पियर। I3 का वैल्यू कितना आएगा 2 माइनस 3
और I3 का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया -1 एम्पियर। तो इस प्रकार अपन किसी भी नेटवर्क के अंदर केवीएल लॉ अप्लाई करके, किसी भी नेटवर्क में केवीएल लॉ अप्लाई करके अननोन करंट या फिर वोल्टेज का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट बात आती है कि केवीएल लॉ किस रूल को फॉलो करता है। तो यहाँ से आपको बता दूं कि केवीएल या फिर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है। यहाँ से लिख रहे हैं अपन नोट, यहाँ से लिख रहे हैं केवीएल लॉ एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है। और आप लोगों को बताया था कि केसीएल लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, चार्ज कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।